नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलेरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में मौर्य प्रशासन का अध्ययन करते हैं। नगर प्रशासन मेगस्थनीज की इंडिका से हमें नगरीय प्रशासन की सर्वाधिक जानकारी मिलती है। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 अधिकारियों द्वारा 6 समितियों द्वारा संचालित होता था। इन 30 अधिकारियों को एस्ट्रोनोमोई कहा जाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में नगर के अधिकारियों को नागरिक पुराध्यक्ष का उल्लेख मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में नगर प्रशासन का वर्णन नहीं मिलता है। मेगस्थनीज की इंडिका में 6 समितियों का उल्लेख मिलता है। 1 नंबर उद्योग शिल्पों का निरीक्षण, द्वितीय समिति विदेशियों की देखरेख, तृतीय समिति जन्म मरण का रजिस्ट्रेशन यानी जनगणना संबंधी कार्य, चतुर्थी समिति व्यापार वाणिज्य, पंचम समिति निर्मित वस्तुओं का क्रय विक्रय का निरीक्षण, षष्ठम समिति बिक्री कर वसूल करना जो 1/10 भाग होता था। मेगस्थनीज ने नगर अधिकारी को एस्ट्रोनोमोई कहा है। एग्रोनोमोई सड़क व भवन निर्माण का कार्य देखता था। मंडल प्रांतों का विभाजन मंडल में किया गया था। मंडल का प्रमुख अधिकारी प्रादेशिक कहलाता था। अर्थशास्त्र में प्रादेशिक को प्रदेष्टा कहा गया है। प्रादेशिक अपने मंडल के अधीन विभिन्न विभागों के अध्यक्षों का निरीक्षण करता था तथा समाहर्ता के प्रति उत्तरदायी होता था। आहार विषय मंडल का विभाजन जिलों में हुआ था। जिले को आहार या विषय या जनपद कहा जाता था। जिले का प्रधान अधिकारी आहारपति या विषयपति होता था। मेगस्थनीज ने आहारपति को एग्रोनोमोई भी कहा है। एग्रोनोमोई राजमार्ग का अधिकारी भी होता था। ग्राम प्रशासन ग्रामीणी ग्राम का प्रमुख अधिकारी होता था, जो कि जनता द्वारा निर्वाचित होता था, ना कि वेतनभोगी अधिकारी होता था। ग्राम का मुखिया ग्रामी कहलाता था। ग्राम सभा के कार्यालय का कार्य गोप करता था। गोप करों का हिसाब रखता था। गोप लेखपाल के रूप में होता था। संग्रहण का मुखिया गोप कहलाता था। गोप व स्थानीय के कार्यों की जांच प्रादेशिक प्रदेष्टा करता था। मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था सम्राट का न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय होता था। न्यायालय के प्रकार 1 सम्राट, 2 जनपद, 3 द्रोणमुख, 4 संग्रहण, 5 ग्रामीण। सम्राट उच्चतम संस्था सम्राट न्याय करता था। यह उच्चतम संस्था होती थी और सम्राट न्याय करता था। जनपद, द्रोण और संग्रहण, इनमें 2 न्यायालय होते थे। एक कंटक शोधक न्यायालय और दूसरा धर्म स्तरीय न्यायालय। कंटक शोधक न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश प्रदेष्टा कहलाता था, जबकि धर्म स्तरीय न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश व्यवहारी कहलाता था। ग्रामीण निम्न संस्था थी और ग्रामीणी न्याय संबंधी कार्य करता था। राजा के न्यायालय तथा ग्राम संघ के न्यायालय को छोड़कर अन्य सभी न्यायालय 2 प्रकार के होते थे। दोनों न्यायालयों में 3-3 न्यायाधीश एक साथ बैठकर न्याय का कार्य करते थे। धर्म स्तरीय न्यायालय यह दीवानी अदालत थी। इसका मुख्य न्यायाधीश धर्म या व्यवहारी कहलाता था। इसमें डाका, चोरी, गाली, संपत्ति विवाद के मामले आते थे। कंटक शोधक न्यायालय में यह आधुनिक फौजदारी न्यायालय था। इसका प्रमुख न्यायाधीश प्रदेष्टा कहलाता था। कुवचन, मानहानि तथा मारपीट से संबंधित मामले वाक दंड परुषे कहा जाता था। चोरी डकैती लूटपाट से संबंधित मामले साहस कहलाते थे।
कानून के स्रोत। कौटिल्य के अनुसार कानून के 4 स्रोत बताए हैं। 1 धर्म, 2 रीति रिवाज, 3 समकालीन विधि संहिताएं, 4 राजाज्ञाएं। इनमें सर्वश्रेष्ठ व सर्वोच्च माना जाता था राजाज्ञाएं। अशोक मौर्य से पहले दंड की प्रकृति में वर्ण के आधार पर भेद किया जाता था, परंतु अशोक ने दंड विधान में समानता का सिद्धांत लागू किया। मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था। चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 अश्वारोही, 9,000 हाथी, रथ युक्त एक विशाल सेना थी। कौटिल्य ने सेना के 4 अंगों का वर्णन किया है: पैदल, अश्व, हस्ती और रथ। पैदल सेना का प्रमुख पत्याध्यक्ष कहलाता था। अश्व सेना का प्रमुख अश्वाध्यक्ष कहलाता था। हस्ती सेना का अध्यक्ष हस्ताध्यक्ष कहलाता था। रथ सेना का प्रमुख रथाध्यक्ष कहलाता था। उक्त चारों अध्यक्ष सेनापति के अधीन होते थे और इनका वेतन 8,000 पर्ण वार्षिक होता था। कौटिल्य ने 6 प्रकार के पैदल सैनिकों का उल्लेख किया है। 1 मूल बल सैनिक, पैतृक और स्थायी सैनिक होते थे। भरटक बल सैनिक भाड़े के सैनिक होते थे। श्रेणी बल सैनिक श्रेणियों की सेना थी। मित्र बल सैनिक मित्र राज्य की सेना। अमित्र बल सैनिक अमित्र राज्य की सेना। अटवी बल सैनिक जंगली जातियों की सेना। यह पैदल सैनिकों के प्रकार बताए गए हैं। गुल्म सैनिक छावनियों को गुल्म कहा जाता था। गुल्मदेही सैनिकों के वेतन को गुल्मदेही कहा जाता था। नवाध्यक्ष जहाजरानी विभाग का अध्यक्ष नवाध्यक्ष कहलाता था और नवाध्यक्ष का उल्लेख अर्थशास्त्र में मिलता है। कौटिल्य तथा स्ट्रैबो के अनुसार जहाज निर्माण उद्योग पर राज्य का एकाधिकार था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं की सेना बताया है। सेना का युद्ध में संचालन नायक करता था। सेनापति के बाद नायक का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता था। कौटिल्य 2 प्रकार के युद्ध यंत्रों का उल्लेख करता है। एक स्थिर यंत्राणी व चल यंत्राणी का उल्लेख करता है, जो क्रमशः 10 और 17 प्रकार के होते थे। कहने का अर्थ यह है, स्थिर यंत्राणी 10 प्रकार के होते थे, चले यंत्राणी 17 प्रकार के होते थे। मेगस्थनीज के इंडिका में सैन्य संचालन की 6 समितियों का उल्लेख है, जिनमें 5 सदस्य होते थे। प्रथम समिति जल सेना, द्वितीय समिति युद्ध सामग्री, यातायात तथा प्रबंध, तृतीय समिति पैदल सैनिक, चतुर्थ समिति अश्वसेना, पंचम समिति गज सेना, षष्ठम समिति रथ सेना होती थी। अंतपाल नामक अधिकारी सेना के प्रशासन की देखरेख के साथ सीमांत क्षेत्रों में स्थित दुर्गों का प्रबंध करता था। मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था। गूढ़ पुरुष। अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा गया है। ओवरसीयर्स अथवा एपिस्कोपई मेगस्थनीज व डियोडोरस ने गुप्तचरों को ओवरसीयर्स कहा है। इंस्पेक्टर अथवा एफोरोई, स्ट्रेबो व एरियन ने गुप्तचरों को इंस्पेक्टर कहा है। अशोक मौर्य के अभिलेखों में प्रतिवेदक तथा पुलेसनी प्रत्यक्ष गुप्तचर न होते हुए भी सदैव संकलन में लगे रहते थे। महामात्या सर्प ये गुप्तचर विभाग का प्रधान होता था। कहने का अर्थ यह है, गुप्तचर विभाग का प्रधान महामात्या सर्प कहलाता था। गुप्तचर के 2 प्रकार बताए गए हैं, एक संस्था, 2 संचारा। संस्था गुप्तचर के प्रकार हैं काप्टिक, उदास्तिक, गृहपतिक, वेदेहक, तापस। जबकि संचारा गुप्तचर के प्रकार हैं सत्री, तीक्ष्ण, शरद, परिवारजिका। संस्था गुप्तचर एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले संस्था गुप्तचर कहलाते थे। संस्था गुप्तचर के 5 प्रकार होते थे। एक काप्टिक गुप्तचर
विद्यार्थी के वेश में रहते थे। उदास्तिक गुप्तचर सन्यासी या वेशधारी होते थे। गृहपथिक गरीब किसानों के वेश में रहने वाले थे। वैदेहिक गरीब व्यापारी के वेश में रहने वाले थे। तापस जटा धारण किए हुए तपस्वी थे। संस्था गुप्तचर भ्रमणशील गुप्तचर कहलाते थे। संस्था गुप्तचर के प्रकार क्षत्रिय, समुद्री विद्या, ज्योतिष, व्याकरण में निपुण गुप्तचर होते थे। तीक्ष्ण गुप्तचर धन के लिए प्राणों की परवाह न करने वाले गुप्तचर होते थे। शरद गुप्तचर अपने बंधुओं से स्नेह न रखने वाले गुप्तचर होते थे। परिवारजिका, भिक्षुणी, सन्यासी, वेशधारी स्त्री गुप्तचर होते थे। विदेशों में नियुक्त गुप्तचरों को उभय वेतन कहा जाता था। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था। राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन तथा वाणिज्य पर आधारित थी, जिसे सम्मिलित रूप में कौटिल्य ने वार्ता कहा है। कहने का अर्थ यह है कि अर्थव्यवस्था को कौटिल्य ने वार्ता कहा है और कौटिल्य के अनुसार वार्ता में कृषि, पशुपालन, वाणिज्य सम्मिलित थे। कौटिल्य ने सर्वप्रथम वार्ता को शूद्र वर्ण की सामान्य वृत्ति माना है। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की जानकारी अर्थशास्त्र से मिलती है। मौर्यकालीन कृषि। मेगस्थनीज के अनुसार केवल वर्षा ऋतु का उल्लेख किया गया है। मेगस्थनीज के अनुसार 2 बार वर्षा होती थी। इसी समय फसलें ली जाती थी, परंतु कौटिल्य ने 3 प्रकार की फसलें बताई हैं: खरीफ, रबी और जायद। इन ऋतुओं में कई प्रकार की फसलें पैदा की जाती थी, जिनमें चावल, धान सबसे उत्कृष्ट तथा ईख सबसे निकृष्ट फसल मानी गई है। कहने का अर्थ है कि चावल की फसल को सबसे उत्कृष्ट फसल माना है और ईख अथवा गन्ना की फसल को सबसे निकृष्ट फसल माना है। अर्थशास्त्र में 21 प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है। सिंचाई व्यवस्था। मेगस्थनीज के अनुसार एग्रोनोमी नामक राजपुरुष का एक कर्तव्य सिंचाई के लिए कृषकों द्वारा लिए गए नदी जल पर नजर रखना भी था। अर्थशास्त्र में सिंचाई के विषय को सेतु कहकर संबोधित किया गया है। कहने का अर्थ यह है, अर्थशास्त्र में सेतु शब्द सिंचाई के लिए प्रयुक्त हुआ है। सिंचाई व्यवस्था 2 प्रकार की थी। एक सहोदय सेतु, प्राकृतिक स्रोतों की सहायता से सिंचाई करना सहोदय सेतु कहलाता था। आहार योजक सिंचाई कृत्रिम साधनों से की जाने वाली सिंचाई कहलाती थी। अर्थशास्त्र में 5 प्रकार की कृषि सिंचाई का उल्लेख मिलता है। एक हस्त प्रावर्तिमम। इसमें डोल, चरस आदि की सहायता से कुएं में से पानी निकालकर सिंचाई करना है। स्कंद प्रावर्तिमम। बैल के कंधों से रहट अथवा चरस को जब बैल खींचते हैं तो उसे स्कंद प्रावर्तिमम सिंचाई कहा जाता है। स्रोत यंत्र प्रावर्तिमम। वायु द्वारा पानी खींचकर सिंचाई करना, यानी पवन चक्की द्वारा सिंचाई करना स्रोत यंत्र प्रावर्तिमम कहलाता है। नदी, सर, तड़ांग तथा कुएं द्वारा सिंचाई को नदी सर स्कंदम कुपोद्घाटम कहा गया है। सेतुबंध। बांध बनाकर उससे नहरें व नालियां निकालकर सिंचाई करना सेतुबंध कहलाता है। उद्योग भाग। कृषकों से राज्य द्वारा कृत्रिम सिंचाई प्रबंध करने पर लिया जाने वाला कर उद्योग भाग कहलाता था। उद्योग भाग 1/5 से 1/3 तक वसूला जाता था। अर्थशास्त्र में 7 प्रकार के साधनों को राज्य की आय रूपी शरीर कहा गया है। 1 दुर्ग, 2 राष्ट्र, 3 खान, 4 सेतु, 5 वन, 6 ब्रज, 7 वणिक पथ। कौटिल्य ने राज्य की भूमि को 10 भागों में विभाजित किया है। क्रस्ट जुती हुई भूमि, अक्रस्ट बिना जुती हुई भूमि, स्थल ऊंची भूमि, देवमात्रक सिर्फ वर्षा द्वारा खेती पर निर्भर भूमि, अदेवमात्रक वह भूमि जिसमें वर्षा पानी के भी अच्छी खेती होती है, विविध चारागाह भूमि। यह कौटिल्य ने भूमि के प्रकार बताए हैं।
मेगास्थनीज ने बताया है कि भारत में कभी अकाल नहीं पड़ा तथा खाद्यान्न कभी महंगा नहीं हुआ, जबकि अर्थशास्त्र के अनुसार भारत में अकाल पड़ते हैं तथा राज्य द्वारा तात्कालिक राहत प्रबंध के उपायों की चर्चा मिलती है। शिल्प व उद्योग धंधे। मौर्य काल के अधिकांश शिल्प उद्योग धंधे सूत कातने व बुनने का था। मौर्य काल में वस्त्र उद्योग सर्वप्रमुख उद्योग था, जिसमें कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार वस्त्र उद्योग में था। ऊनी वस्त्र उद्योग का भी विकास हुआ था। सूत्राध्यक्ष यह सूत उत्पादन की व्यवस्था ही नहीं करता था, बल्कि श्रमिकों की नियुक्ति भी करता था। धातु उद्योग, आभूषण, युद्ध सामग्री, कृषिगत उपकरण। धातु की खानें दो प्रकार की बताई गई हैं। एक समुद्र खनन, जिसमें हीरा, शंख आते थे। भूमिगत खनन, जिसमें तांबा, सोना, ताम्र खनन, लोहा आदि सम्मिलित थे। कर्टियस के अनुसार लोहे की श्वेत तलवार बनाई जाती थी। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय लोग यज्ञों के अतिरिक्त कभी मदिरा नहीं पीते थे। कौटिल्य ने 6 प्रकार की शराब का उल्लेख किया है। तंतुवाय जुलाहे सबसे बड़ी श्रेणी थी। उद्योग, व्यवसाय, शिल्प का संघ श्रेणी कहलाता था। जातक में 18 श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। महाश्रेष्ठी न्याय का कार्य करता था। श्रेष्ठी श्रेणियों का प्रमुख होता था। कुलाल कुम्हार को कहा गया है। रजक धोबी को कहा गया है। करमार धातु कर्मी को कहा गया है। व्यापार वाणिज्य। मौर्य काल में ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ नगरीय क्षेत्रों में भी व्यापार होता था। मौर्य काल में मुद्रा प्रणाली अस्तित्व में आने के बावजूद भी वस्तु व मुद्रा का मूल्य निर्धारण नहीं होने के कारण वस्तु विनिमय प्रणाली अस्तित्व में थी। मौर्य काल में व्यापार मुख्यतः स्थल मार्ग से होता था, यद्यपि जल मार्ग का भी अर्थशास्त्र में उल्लेख मिलता है। उत्तरापथ गांधार से ताम्रलिप्ति तक का क्षेत्र उत्तरापथ कहलाता था, जबकि दक्षिणापथ यह प्रतिष्ठान से लेकर श्रावस्ती तक का क्षेत्र दक्षिणापथ कहलाता था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मौर्य काल में मध्य एशिया, अफ्रीका, यूनान से विदेशी व्यापार होता था। मध्य एशिया में फारस, सीरिया और अफ्रीका में मिस्र से व्यापार होता था। मिस्र के राजा टोलमी ने लाल सागर के तट पर बर्निस नामक बंदरगाह स्थापित करवाया और मिस्र भारत व्यापार को प्रोत्साहन दिया। उसने फेरास द्वीप में प्रकाश स्तंभ स्थापित करवाया था। प्रमुख बंदरगाह है। मौर्य काल में प्रमुख बंदरगाह है ताम्रलिप्ति, जो पश्चिम बंगाल में था। सोपारा, जो महाराष्ट्र में। भृगुकच्छ, गुजरात में। बारबेनिक, सिंध में स्थित था। कौटिल्य ने 3 प्रकार के समुद्री मार्ग बताए हैं। एक कुल, यह मार्ग समुद्र तट के साथ साथ जल मार्ग था। 2 शयानपथ, यह महासमुद्र का मार्ग था। और तीसरा नदीपथ, ये नदी के तट पर होता था। ताम्रलिप्ति लंका का क्षेत्र मोतियों के लिए, नेपाल का चमड़ा, चीन का चीनपट यानी रेशमी वस्त्र और ईरान का कार्दमिक आयात होता था। मुद्रा पद्धति। मौर्य काल में 2 प्रकार की मुद्राएं होती थी। कोष प्रवेश से, यह राजकीय मुद्रा थी जो कर के रूप में मान्यता प्राप्त थी। इसके 3 भाग होते थे। यह 3 प्रकार थे: स्वर्ण मुद्रा, चांदी की मुद्रा और ताम्र मुद्रा। सोने का सिक्का सुवर्ण या निष्क कहलाता था। चांदी का सिक्का कांसार्पण पर्ण रुपये रूप धरण कहलाता था। तांबे का सिक्का मासक या काकणी कहलाता था। व्यवहारिक, यह निजी व्यक्ति अपनी धातु से टकसाल में मुद्रा बनवा सकता था। इसके बदले में शुल्क लगता था। रूपिकम शुल्क मुद्रा विनिमय शुल्क होता था। परीक्षिकम मुद्रा परीक्षण शुल्क होता था। पर्ण सर्वाधिक प्रचलित सिक्का था, जिसका भार
3.5 ग्राम या 56 ग्रेन होता था। पण पर सांप, अर्धचंद्र, मयूर, वृक्ष उत्कीर्ण थे। अर्धपर्ण, पादपर्ण, अष्टपर्ण आदि भाग थे। लक्षणाध्यक्ष मुद्रा विभाग का प्रमुख होता था, यानी टकसाल का प्रमुख लक्षणाध्यक्ष कहलाता था। रूप दर्शक मुद्राओं का परीक्षण करता था। सौवर्णिक मुद्रा विभाग का एक उपविभाग था। अक्षशाला इसके अधीन था। इसे राज श्रवणकार भी कहा जाता था। बिंबटन धातु पर चिन्ह अंकित किए जाते थे। वित्त या राजस्व स्रोत कौटिल्य ने आय को एक शरीर के रूप में माना है तथा इसके 7 अंग बताए हैं। दुर्ग आय, नगरीय क्षेत्र से मिलने वाली आय को दुर्ग आय कहा है और इसके 21 स्रोत बताए गए हैं। राष्ट्र आय, गांव या देहात से होने वाली आय को राष्ट्र आय कहा है, जो 13 स्रोतों से प्राप्त की जाती थी। जैसे बलि धार्मिक कर होता था, सीता राजकीय भूमि पर कर होता था, भाग निजी भूमि पर कर और कर सामान्य जनता पर कर को कर कहा जाता था। कहने का अर्थ यह है, धार्मिक कर को बलि कहते थे, राजकीय भूमि पर कर को सीता कहा जाता था, निजी भूमि पर कर को भाग कहा जाता था और सामान्य जनता से जो कर लिया जाता था उसे कर कहा जाता था। खान आय, खानों से प्राप्त आय को खान आय कहते थे और इसके 13 स्रोत थे। सेतु आय सिंचाई कर था, इसके 5 या 6 स्रोत थे, जिनमें मुख्यतः उद्योग भाग, सेतु बंद प्रमुख थे। वन कर के मौर्य काल में 3 स्रोत बताए गए हैं। व्रज कर, यह चारागाह कर था, जिसके 8 स्रोत बताए गए हैं। वणिक कर, यह चुंगी कर होता था। राज्य की कुल आय में सर्वाधिक योगदान भू राजस्व का होता था। भूमि को 2 भागों में बांटा गया है। राजकीय भूमि, जिसे सीता अध्यक्ष कहते थे। निजी भूमि, यह स्वतंत्र किसानों के पास होती थी। राजकीय भूमि का प्रधान सीता अध्यक्ष कहलाता था और यह राजा के सीधे नियंत्रण में होता था, जबकि निजी भूमि को क्षेत्रज्ञ स्वामीन कहा जाता था। इस आय को भाग कहा जाता था। कौटिल्य ने भाग से आय 1/6 बताई है, जबकि यूनानी स्रोतों में 1/4 भाग बताई गई है। राजस्व के अन्य स्रोत परणे कर आपातकालीन कर होता था, पिंड कर ग्राम पर सामूहिक कर, सेना भक्तम कर सेना को ग्रामीण देते थे, प्रवेश्य कर आयात पर 20% कर होता था, निष्क्राम्य निर्यात कर होता था, तरदेय पुल पार करने पर लिया जाने वाला कर था, सेतु फल फूल सब्जियों पर कर, पकोदक सनिरोधे सड़क पर कीचड़ फैलाने पर कर होता था, पथी कर ग्राम पर अतिरिक्त कर, पार्श्व कर व्यापारी द्वारा अधिक लाभ के लिए कर, परिहीनक कर राजकीय भूमि में पशुओं द्वारा हानि का कर, वास्तु संपत्ति कर, रज्जु सर्प भूमि माप पर कर, दारदेय आयातित वस्तु पर 25% कर, वाहिर का देय धनवान लोगों पर कर, पोतव माप तोल की वस्तुओं को प्रमाणित करने पर कर, वर्तनी कर सड़क कर व्यापारियों पर, मूसिका कर प्लेग फैलने पर, औपायनिक या उत्संग कर विशेष अवसरों पर राजा के लिए भेंट के लिए कर, भय प्रतिकार वे व्यापारियों पर वस्तु बीमा प्रीमियम होता था, 500 नया शेर थया कर कचरा फेंकने वाले पर कर, मार्जा रसवन कुल प्रेतानाम कर बिल्ली कुत्ता नेवला नगर में फैलने पर कर, कोष्ठेय कर सरकारी जलाशयों के आसपास के क्षेत्रों पर कर। मौर्यकालीन कला साहित्य विज्ञान। कुमार स्वामी ने कला को 2 भागों में विभाजित किया है, राजकीय कला और लोक कला। राजकीय कला में राजकीय संरक्षण प्राप्त होता था। राजकीय कला उत्कृष्ट कला थी। राजकीय कला में राजप्रसाद, स्तंभ, स्तूप, गुहा, नगर आते थे। लोक कला राजकीय संरक्षण प्राप्त नहीं होता था, निम्न स्तर की कला थी। इसमें यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां
और मरण मूर्तियां शामिल थी। राजप्रसाद या राजमहल कुंभरहार पटना के पास वेडेल को एक स्तंभ 1902-3 ईस्वी में मिला। स्पूनर महोदय ने 1912-13 में 72 स्तंभ प्राप्त किए थे। अल्तेकर व मिश्र महोदय को 8 स्तंभ प्राप्त हुए। यह स्तंभ पटना के पास कुंभरहार स्थान से मिले हैं। यहाँ से 80 स्तंभों का एक महल मिला है। यहाँ से पोलिसदार स्तंभ प्राप्त हुए हैं। बुलंदी बाग पाटलिपुत्र के पास पारिख नगर के चारों ओर दीवार प्राप्त हुई है। यह 1915 में स्पूनर महोदय को प्राप्त हुई थी। बुलंदी बाग से पारिख की दीवार लकड़ी की बनी हुई प्राप्त हुई है। फायान के अनुसार राजप्रसाद को देवताओं व राक्षसों ने बनवाया था। स्पूनर महोदय ने यह राजप्रसाद हकमनी साम्राज्य के पर्सिपोलिस के दाराडेरियस से साम्यता की गई है। एरियन ने सूसा व एक बतना के महलों से इनकी साम्यता की गई है। एक बतना के महल मेसोपोटामिया से प्राप्त होते हैं। मौर्य काल से पूर्व कला में कच्ची सामग्री का प्रयोग होता था। कच्ची सामग्री में घास फूस, मिट्टी की ईंट, लकड़ी का प्रयोग होता था, परंतु मौर्य काल में पक्की सामग्री यानी पाषाण का प्रयोग होता था। स्तंभ फायान के अनुसार अशोक के 6 स्तंभ थे। ह्वेनसांग के अनुसार अशोक के 15 स्तंभ थे। वर्तमान में 30 स्तंभ मिले हैं। स्तंभ एक ही पत्थर से बने होते थे। स्तंभों की विशेषताएं: सभी स्तंभ स्वतंत्र भूमि पर स्थित हैं। इनका यष्टि भाग एकाश्म पत्थर का बना हुआ है। पत्थर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से लाया गया था। अवांगमुखी कमल लगाया हुआ है। कहने का अर्थ है उल्टा कमल लगाया हुआ है, जो कास्ट तकनीकी से लगाया गया था। यष्टि व अवांगमुखी कमल से मिलन स्थल को मेखला कहा गया है। कहने का अर्थ है मेखला किसे कहते हैं? यष्टि व अवांगमुखी कमल के मिलन स्थल को मेखला कहा जाता है। पूर्ण घट व शीश घट को अवांगमुखी कमल कहा जाता था। अवांगमुखी कमल के ऊपर एक फलक बना हुआ था। यह फलक ताम्र का बना होता था। फलक आरंभ में वर्गाकार व कम अलंकृत होते थे, परंतु बाद में वर्ताकार व अलंकृत बनाए गए। लोरिया नंदनगढ़ व रामपुरवा से प्राप्त स्तंभ के फलक पर 2 हंस दाने चुगते हुए हैं। कहने का अर्थ यह है कि लोरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा से जो स्तंभ प्राप्त हुआ है, उनके फलक पर 2 हंस हैं वह दाने चुगते हुए दिखाए गए हैं। फलक के ऊपर पशु का चित्रण होता था। स्तंभ नीचे से चौड़े व ऊपर से संकड़े होते थे। सारनाथ स्तंभ। सारनाथ स्तंभ 4 सिंह है, चारों दिशाओं की ओर सजीव मुद्रा में एक दूसरे से पीठ सटाई बैठे हैं। चारों सिंह के ललाट पर महाधर्म चक्र मिला है, जिस पर 32 तीलियां हैं। सारनाथ के स्तंभ पर 4 पशुओं की आकृति हैं, जो फलक पर क्रमशः जो पशु हैं उनमें हाथी, वृषभ, अश्व, सिंह है। 4 पशुओं के मध्य धर्म चक्र है। धर्म चक्र में 24 तीलियां बनी हुई हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह बनाया गया है। अशोक ने अपने अभिलेखों में इसे शिलावत कहा है। स्तंभ और पशु। सांची मध्य प्रदेश 4 सिंह है। सारनाथ उत्तर प्रदेश 4 सिंह है। कालुहा वैशाली 1 सिंह है। वसाड़ वैशाली 1 सिंह है। रामपुरवा बिहार 1 सिंह है। लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ बिहार 1 सिंह है। संकिसा स्तंभ उत्तर प्रदेश 1 गज। रुमंदेई लुम्बिनी स्तंभ लेख 1 अश्व। लोरिया अरराज बिहार गरुड़ और मोर। कोसाम स्तंभ पर शीर्ष नहीं है। स्तूप का प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जिसका अर्थ अग्नि था। बौद्ध अनुयायियों ने स्तूप को पूजा का माध्यम बना लिया था।
मौर्य काल में स्तूप कला अधिक विकसित हुई। मौर्य काल से पहले के स्तूप पिपरहवा कपिलवस्तु से, कनक मुनि स्तूप निगलीवा से प्राप्त होता है। स्तूप की संरचना, स्तूप को किसी चबूतरे पर बनाया जाता था। चबूतरे को मेधी कहा जाता था। चबूतरे पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनाई जाती थी और सीढ़ियों को सोपान कहा जाता है। चबूतरे पर अर्धचंद्राकार आकृति बनाई जाती थी जिसे अंड कहा गया है। अंड में अवशेष रखे जाते थे। अंड भाग का निर्माण ईंटों से होता था। स्तूप के चारों ओर दीवार होती थी जिसे वेदिका कहा गया है। अंड के ऊपर एक धातु की हर्मिका होती थी जो स्तूप का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। हर्मिका के ऊपर एक यष्टि लगाई जाती थी जिसके ऊपर 3 छत्र होते थे जो बुद्ध, धम्म, संघ का उल्लेख मिलता है। कहने का अर्थ है एक चबूतरा है जिसे चबूतरे को मेदी कहा जाता था। सोपान, सीढ़ियों को सोपान कहा जाता था। एक अर्धचंद्राकार आकृति थी, इसे अंड कहा जाता था और यह ईंटों से बनी हुई थी और इसमें अवशेष रखे जाते थे। अंड के ऊपर एक आकृति थी जिसे हर्मिका कहते थे और हर्मिका के ऊपर यष्टि होती थी। चारों ओर वेदिका होती थी और यहाँ पर एक तोरण बना होता था। स्तूप के प्रकार, शारीरिक स्तूप, महात्मा बुद्ध के शरीर के अंग अथवा भिक्षुओं के शरीर के अंग रखे जाते थे, उसे शारीरिक स्तूप कहा जाता था। पारिभोगिक स्तूप, महात्मा बुद्ध द्वारा जिन वस्तुओं का उपभोग किया जाता था उन वस्तुओं को रखकर स्तूप बनाए जाते थे, उन्हें पारिभोगिक स्तूप कहा जाता था। उद्देशित स्तूप, महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं व स्थानों पर बनाए गए स्तूप उद्देशित स्तूप कहलाते हैं। इनमें अष्ट महास्थान प्रसिद्ध हैं। संकल्पित स्तूप, बौद्ध तीर्थयात्री की मन्नत पूर्ण होती थी तो वह बड़े स्तूप के पास छोटा स्तूप बनाता था, उसे मनोती स्तूप या संकल्पित स्तूप कहा जाता था। वेदिका को 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक बाहरी वेदिका, स्तूप क्षेत्र का बाहरी क्षेत्रों से अलग करने वाली वेदिका बाहरी वेदिका या भूवेदिका कहलाती है। मध्य वेदिका, अंड को घेरे हुए वेदिका को मध्य वेदिका कहा गया है। हर्मिका वेदिका, हर्मिका को घेरे हुए वेदिका को हर्मिका वेदिका कहा गया है। जिस स्तूप में तीनों प्रकार की वेदिकाएं होती थी उसे त्रिमेधी स्तूप कहा गया है, जिसका प्रमुख उदाहरण सांची का प्रथम स्तूप है जो मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। वेदिका के भाग, सबसे नीचे का भाग पिंडिया, वह सबसे ऊपर आलबन लगाया जाता था, उसके ऊपर सूची, थम होते थे और सबसे ऊपरी जो क्षेत्र है उसे उष्णीय कहा जाता था। कहने का अर्थ है पिंडिया, आलबन, सूची, थम, उष्णीय, सबसे ऊपर का भाग है वह उष्णीय होता था, जबकि वेदिका के सबसे नीचे का भाग पिंडिया कहलाता था। मौर्यकालीन स्तूप, दिव्यावदान में उल्लेखित है कि अशोक मौर्य ने शारीरिक स्तूपों के अवशेषों पर संपूर्ण राज्य में 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। सांची में 3 स्तूप प्राप्त हुए हैं, जिनमें सांची का प्रथम स्तूप त्रिमेधी द्वारा निर्मित है। इसे महास्तूप भी कहा जाता है। इसका निर्माण कार्य अशोक ने करवाया था, जिसे बाद के शासकों ने पूरा करवाया। इसके तोरण द्वार पर साल भंजी का मूर्ति है। सांची का द्वितीय और तृतीय स्तूप लघु स्तूप कहलाता है। सारनाथ में धमेक स्तूप, धर्मराजी का स्तूप और चौखंडी स्तूप बना हुआ है। इनका निर्माण अशोक के समय प्रारंभ हुआ था। तक्षशिला का धर्मराजी का स्तूप का निर्माण अशोक ने कुणाल की याद में निर्माण करवाया था। अमरावती का स्तूप, भरूच का स्तूप, चैत्य का निर्माण चट्टान काटकर किया जाता था, अवशेष नहीं रखे जाते थे, यह पूजा स्थल होते थे। चैत्य का निर्माण चट्टान काटकर किया जाता था, इनमें अवशेष नहीं रखे जाते हैं, चैत्य पूजा स्थल होते थे। बिहार में
भिक्षु निवास करते थे। कहने का अर्थ यह है, चैत्य है वह पूजा स्थल है और विहार है यह निवास स्थान है। गुफा कला, पहाड़ों व चट्टानों को काटकर गुफा बनाई जाती थी भिक्षुओं व आजीविकों के रहने हेतु। मौर्य काल में 7 गुफाएं बनी, इन्हें 7 घर भी कहा जाता है। बिहार में खाल्टिक पर्वत में स्थित 12 बार की पहाड़ी व नागार्जुन की पहाड़ियों में गुफाएं बनी हुई हैं। 12 बार की पहाड़ियों की 4 गुफाएं हैं, करण चौपार, सुदामा गुफा, लोमहर्ष ऋषि की गुफा और विश्व झोपड़ी। नागार्जुनी पहाड़ी पर 3 गुफाएं हैं, पदथिक गुफा, गोपी गुफा, वापी गुफा। गुफाएं और उनका निर्माण, करण चौपार गुफा अशोक मौर्य ने बनाई थी। सुदामा गुफा अशोक मौर्य और सुदामा गुफा सबसे प्राचीन मानी जाती है। विश्वकर्मा गुफा अशोक मौर्य, लोमहर्ष ऋषि गुफा दशरथ मौर्य, गोपी गुफा का निर्माण दशरथ मौर्य ने करवाया था। वापी गुफा का निर्माण दशरथ मौर्य, पदथिक गुफा का निर्माण दशरथ मौर्य ने करवाया था। कहने का अर्थ यह है, लोमहर्ष ऋषि की गुफा, गोपी गुफा, वापी गुफा, पदथिक गुफा, इनका निर्माण दशरथ मौर्य के द्वारा करवाया गया था, जबकि करण चौपार गुफा, सुदामा गुफा, विश्वकर्मा गुफा, इन 3 गुफाओं का निर्माण अशोक मौर्य के द्वारा करवाया गया था। करण चौपार व लोमहर्ष की गुफा के मध्य सुदामा की गुफा स्थित है। प्रस्तर मूर्तियां, स्तूपों के चारों ओर प्रस्तर वेदिका बनी हुई है। कंगनहल्ली कर्नाटक से मानव मूर्ति मिली है जिस पर रायो अशोक लिखा मिला है। कालसी उत्तराखंड से हाथी की प्रस्तर मूर्ति मिली है। धौली ओडिशा से हाथी की मूर्ति मिली है। लोक कला में सर्वाधिक मूर्तियां यक्ष यक्षिणी मूर्तियों का उल्लेख है। यक्ष यक्षिणी राक्षस प्रवृत्ति के होते थे, परंतु इनके कार्य देवता के समान होते थे। परखम मथुरा से मणिभद्र यक्ष की मूर्ति प्राप्त हुई है। मणिभद्र की मूर्ति सर्वश्रेष्ठ मूर्ति है। मणिभद्र को कुबेर का कोषाध्यक्ष माना जाता है। मथुरा में मणिभद्र की याद में लखैया मेला लगता है। मथुरा से ही मुद्रगारपानी यक्ष की मूर्ति प्राप्त हुई है। दीदारगंज पटना से चामर गृहिणी यक्षिणी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसे केपी जायसवाल ने स्त्री रत्न कहा है। मथुरा के परखम ग्राम से यक्ष मूर्ति भद्र की मूर्ति प्राप्त हुई है। पटना के दीदारगंज से चामर ग्राहिणी यक्षी की मूर्ति प्राप्त हुई है। बेसनगर से यक्षी की मूर्ति प्राप्त हुई है। ग्वालियर से मणिभद्र यक्षी की मूर्ति प्राप्त हुई है। राजघाट वाराणसी से प्राप्त त्रिमुख यक्ष की प्रतिमा प्राप्त हुई है। शिशुपालगढ़ से प्राप्त यक्ष की प्रतिमा, विदिशा से यक्षी की मूर्ति, लोहानीपुर पटना से 2 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। कालसी देहरादून से हाथी की मूर्ति मिली है। मौर्यकालीन साहित्य, मौर्यकालीन समकालीन साहित्य और मौर्यकालीन जानकारी के साहित्य। समकालीन साहित्यों में कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मेगस्थनीज की इंडिका है, और मौर्यकालीन जानकारी के साहित्य में विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस। यह पुस्तक मौर्य काल की जानकारी देती है, परंतु गुप्त काल में लिखी गई थी। कहने का अर्थ है, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस है, इसकी रचना गुप्त काल में हुई थी, परंतु यह जानकारी मौर्य काल की देती है। मौर्य काल की जानकारी देने वाले भारतीय स्रोत: 1 नंबर अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अर्थशास्त्र राजनीति का ग्रंथ है। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी। कौटिल्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त, चाणक्य, द्विजभर्ष है। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण हैं। अधिकरणों को भाग या पाठ कहा जाता है। अर्थशास्त्र में 180 प्रकरण और 6000 श्लोक हैं। अर्थशास्त्र में मौर्य काल का कहीं भी नामोल्लेख नहीं है और मौर्य शासकों का
उल्लेख भी नहीं किया गया है। मौर्यकालीन शासन व्यवस्था का भी उल्लेख नहीं है, समकालीन लेखक का भी उल्लेख नहीं किया गया है। इस कारण इतिहासकारों ने इसे कौटिल्य का ग्रंथ नहीं मानते हैं। कहने का अर्थ है किथमोदे, भंडारकर, विंटर नीतज ने अर्थशास्त्र को कौटिल्य का ग्रंथ नहीं माना है, परंतु केपी जायसवाल, विंसेंट स्मिथ ने कौटिल्य का ग्रंथ माना है। 1905 ईस्वी में मद्रास के पुजारी ने पांडुलिपियों को लाइब्रेरियन शाम शास्त्री को दिया। शाम शास्त्री ने 1909 ईस्वी में उन पांडुलिपियों को अर्थशास्त्र के नाम से प्रकाशित किया। 1915 ईस्वी में अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। अर्थशास्त्र को मौर्यकालीन भारतीय समाज का दर्पण कहा जाता है। अर्थशास्त्र में समाज के बारे में बताया गया है और अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत बताए गए हैं। सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख अर्थशास्त्र के छठे अधिकरण में किया गया है और छठा अधिकरण है उसे मंडल योनि कहा जाता है। षड्गुण यानी राजा के 6 गुणों का सिद्धांत अर्थशास्त्र के 7वें अधिकरण में बताए गए हैं। मौर्यकालीन जानकारी देने वाले साहित्य जिनकी रचना मौर्य काल के बाद हुई थी, एक विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस। विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस गुप्तकालीन ग्रंथ है और विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वर्सल बताया गया है। वर्सल का अर्थ होता है निम्न जाति का बताया गया है। वायु पुराण, विष्णु पुराण गुप्तकालीन है। मुद्रा राक्षस का टीकाकार यह 10वीं शताब्दी की रचना है। वायु पुराण और विष्णु पुराण ये गुप्तकालीन हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। देखने के लिए आपका धन्यवाद।